हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को 2013 से लेकर जब से सिलेबस चेंज हुआ यूपीएससी मेंस का 2013 से लेकर अब तक जितने भी 2025 तक जितने भी यूपीएससी मेंस जीएस पेपर के क्वेश्चन हुए हैं, सभी को मैं डेली आंसर राइटिंग कराता हूं 5-5 क्वेश्चन के रूप में। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अब सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जीएस पेपर 4। सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं। पहला पॉइंट है पदवी कर्तव्य, दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक हित, तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत हित। प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको 150 शब्दों में उत्तर को लिखना है। चलिए हम सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। हित संघर्ष वह स्थिति है जब अधिकारी का व्यक्तिगत हित उसके पदवी कर्तव्य और सार्वजनिक हित को प्रभावित करने लगे। यह प्रशासन की निष्पक्षता और जन विश्वास को कमजोर करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हित संघर्ष के समाधान के उपाय पहले देखेंगे। पहला पॉइंट है हितों की घोषणा। अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति, निवेश एवं संभावित निजी हितों की पारदर्शी घोषणा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वयं को अलग करना। जिस निर्णय में निजी हित जुड़ा हो, अधिकारी उस प्रक्रिया से अलग हो। अगला पॉइंट है स्पष्ट आचार संहिता। उपहार, निजी लाभ, रिश्तेदारों को अनुचित लाभ आदि पर स्पष्ट नियम होना चाहिए। अगला पॉइंट है पारदर्शिता व एवं ई गवर्नेंस। निर्णय प्रक्रिया को रिकॉर्ड और सार्वजनिक करने में से मनमानी घटती है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र निगरानी। सीबीसी, सीएजी, लोकपाल आदि संस्थाओं द्वारा निगरानी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है नैतिक प्रशिक्षण। अधिकारियों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोक सेवा की भावना विकसित करना। अब हम उदाहरण देखें, क्योंकि हमको उदाहरण भी देना है। यदि किसी अधिकारी के रिश्तेदार की कंपनी सरकारी निविदा में भाग लेती है तो अधिकारी को निर्णय प्रक्रिया से अलग होकर निष्पक्ष समिति से निर्णय करवाना चाहिए। ठीक, अब हम सीधे निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन अंत में। अतः व्यक्तिगत हित से ऊपर पदवी कर्तव्य और पदवी कर्तव्य से ऊपर सार्वजनिक हित को प्रशासन का मूल सिद्धांत बनाकर हित संघर्ष को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे सुशासन एवं जन विश्वास दोनों मजबूत होंगे। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सबसे पहला पॉइंट दिया है पारदर्शिता। अगला पॉइंट है जवाबदेही। अगला पॉइंट है निष्पक्षता तथा न्याय। अगला पॉइंट है दृढ़ विश्वास का साहस। इन चारों पॉइंटों के अनुसार हमें उत्तर को लिखना है। अगला पॉइंट है सेवा भाव। ठीक, अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। सिविल सेवा लोकतांत्रिक शासन और नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः लोक सेवा के आचरण में नैतिक मूल्यों का होना सुशासन के लिए आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है पारदर्शिता।
निर्णयों और कार्यप्रणाली में खुलापन भ्रष्टाचार को कम करता है तथा जनता का विश्वास बढ़ाता है। अगला पॉइंट है जवाबदेही। अधिकारी अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी रहे तो शक्ति का दुरुपयोग और मनमानी नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट है निष्पक्षता तथा न्याय। जाति, धर्म, वर्ग या राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर समान व्यवहार, संवैधानिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। अब हम अगला पॉइंट देखें दृढ़ विश्वास का साहस। सही निर्णय लेने और अनुचित दबाव का विरोध करने का साहस लोकहित की रक्षा करता है। हम अगला पॉइंट देखेंगे सेवा भाव। नागरिकों को लाभार्थी नहीं बल्कि अधिकार संपन्न नागरिक मानकर कार्य करना जन केंद्रित प्रशासन को मजबूत करता है। अब हम सीधे प्रश्न के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को लिखेंगे, ठीक है। इन मूल्यों का समन्वय सिविल सेवक को केवल नियमों का पालन करने वाला अधिकारी नहीं बल्कि संवेदनशील, निष्पक्ष और जनोन्मुख लोक सेवक बनाता है। यही नैतिक एवं उत्तरदायी शासन की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। युवा वर्ग ऊर्जा, नवाचार और नैतिकता का स्रोत है। लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ईमानदार एवं योग्य युवाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। युवाओं की अरुचि के कारण देखेंगे। सबसे पहले राजनीति में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एवं धन बल की धारणा, राजनीति को अस्थिर और विवादपूर्ण क्षेत्र मानना, योग्य युवाओं के लिए सीमित अवसर और राजनीतिक परिवारवाद। अब हम अभिप्रेरित करने के उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय है? राजनीतिक सुधार, चुनावी वित्त में पारदर्शिता तथा अपराधीकरण पर प्रभावी नियंत्रण, युवा नेतृत्व, राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व और नेतृत्व प्रशिक्षण। अगला पॉइंट है पारदर्शी व्यवस्था, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र एवं उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता रखना। अगला पॉइंट है प्रोत्साहन, स्थानीय निकायों एवं युवा संसद जैसे मंचों से राजनीतिक अनुभव देना। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे मूल्य आधारित शिक्षा। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संविधान, लोकतंत्र एवं नैतिक नेतृत्व की शिक्षा होनी चाहिए। अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं सकारात्मक वातावरण, ईमानदार जनप्रतिनिधियों और युवा राजनीतिक नवाचारों को सार्वजनिक सम्मान देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। युवाओं को राजनीति में लाना केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि स्वच्छ, उत्तरदायी और जन केंद्रित लोकतंत्र का निर्माण है। अवसर, पारदर्शिता और सम्मान देकर नैतिक युवाओं को राजनीति की ओर आकर्षित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चल देंगे। समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है सत्य, नैतिकता और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहना, भले ही व्यक्तिगत लाभ या दबाव का सामना करना पड़े। इसलिए अनुचित समझौते को अस्वीकार करना सत्यनिष्ठा की महत्वपूर्ण कसौटी है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति सही और गलत में स्पष्ट अंतर करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने मूल्यों को नहीं बदलता। अब हम उदाहरण सबसे पहले ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो परियोजना में समय, गुणवत्ता और पारदर्शिता के मानकों से समझौता नहीं किया। टी.एन. शेषन ने चुनाव सुधारों को लागू करते समय राजनीतिक दबावों की परवाह किए बिना निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया।
अगला पॉइंट है, एक ईमानदार अधिकारी द्वारा रिश्वत या राजनीतिक दबाव को अस्वीकार करना भी सत्यनिष्ठा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हालांकि हर समझौता अनैतिक नहीं होता। प्रशासन में सहमति, लचीलापन और सहयोग आवश्यक है, परंतु भ्रष्टाचार, अन्याय और नियम विरुद्ध कार्यों पर समझौता नहीं होना चाहिए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः सत्यनिष्ठा का वास्तविक परीक्षण कठिन परिस्थितियों में होता है। नीति पर दृढ़ता और व्यवहार में लचीलापन अपनाकर लोक सेवक जनहित तथा नैतिक मूल्यों दोनों की रक्षा कर सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कारपोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है। विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के अंतर्गत कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा समाज और पर्यावरण के कल्याण में लगाती हैं। यह केवल सामाजिक सेवा नहीं बल्कि दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीति भी है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। CSR कंपनियों को निम्न प्रकार अधिक लाभदायक एवं चिरस्थायी बनाता है। सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड छवि। सामाजिक कार्यों से कंपनी की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे ग्राहक जुड़ते हैं। अगला पॉइंट है निवेश आकर्षण। ESG आधारित निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। अगला पॉइंट है कर्मचारी संतुष्टि। बेहतर सामाजिक छवि से प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित एवं बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है जोखिम में कमी। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय के विकास से सामाजिक संघर्ष एवं नियामकीय जोखिम घटते हैं। अगला पॉइंट है दीर्घकालीन संसाधन सुरक्षा। जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अब हम थोड़ा उदाहरण के रूप में देखेंगे। टाटा समूह द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास में निवेश ने सामाजिक विश्वास को मजबूत किया है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः CSR खर्च मात्र नहीं बल्कि सामाजिक पूंजी, विश्वास और दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में निवेश है। जब CSR को व्यवसाय की मूल रणनीति से जोड़ा जाता है, तब लाभ और लोक कल्याण दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बड़ी महत्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश जुनून है। जो इससे संपन्न है वह या तो बहुत अच्छे अथवा बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। ये सब कुछ उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनसे वह निर्देशित होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने समाज व देश का अहित किया है। दूसरा पॉइंट है समाज व देश के विकास के लिए कार्य किया है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में पूछ रहा है कि उन शासकों का नाम बताइए जो समाज और देश के अहित में काम किए हैं। ठीक है, और उन शासकों का नाम बताइए जो समाज और देश के विकास के लिए कार्य किए हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की ऊर्जा को दिशा देती है, परंतु उसका परिणाम उसके नैतिक सिद्धांतों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इतिहास में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरण मिलते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समाज व देश का अहित करने वाले शासकों के रूप में एडोल्फ हिटलर नस्ली श्रेष्ठता और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध तथा व्यापक नरसंहार का कारण बना। इदी अमीन युगांडा में तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन के लिए कुख्यात रहा। और अगला पॉइंट है औरंगजेब अत्यधिक केंद्रीकरण तथा कुछ धार्मिक नीतियों ने सामाजिक तनाव और
राजनीतिक असंतोष को बढ़ाया। अगला पॉइंट है विकास के लिए कार्य करने वाले शासक। अब हम देखते हैं, पहला पॉइंट है सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद धर्म, अहिंसा, लोक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट है अकबर। सुलह कुल, प्रशासनिक सुधार और राजस्व व्यवस्था के माध्यम से स्थिरता स्थापित की। अगला पॉइंट है नेल्सन मंडेला। लोकतंत्र, समानता और राष्ट्रीय मेल मिलाप को प्राथमिकता दी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमको 150 शब्दों के अंदर उत्तर को लिखना है। अतः महत्वाकांक्षा तभी महान बनती है जब वह न्याय, मानवता और लोक कल्याण से निर्देशित हो। सही सिद्धांत महत्वाकांक्षा को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बना देते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न 5 में प्रश्न ए और बी दो कर पूछा गया था। प्रश्न है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वह है पिता, माता एवं शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन बताता है कि भ्रष्टाचार केवल कानून की समस्या नहीं बल्कि मूल्यहीनता और चरित्र निर्माण की समस्या भी है। इसकी नींव बचपन में पड़ती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम पिता की भूमिका देखेंगे। ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी का व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना, बच्चों में कर्तव्य बोध और सही गलत की समझ विकसित करना। अगला पॉइंट है माता की भूमिका। प्रेम, करुणा, सत्य एवं नैतिक साहस जैसे मूल्यों का विकास, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे शिक्षक की भूमिका। ज्ञान के साथ चरित्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्य विकसित करना। अगला पॉइंट है अब्दुल कलाम स्वयं अपने शिक्षकों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा की ओर बढ़े। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा डायग्राम के रूप में। परिवार, मेन तो परिवार ही भूमिका है, फिर विद्यालय, फिर मूल्य निर्माण, चरित्रवान नागरिक। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र तभी बनेगा। हालांकि केवल इन तीनों की भूमिका पर्याप्त नहीं है। पारदर्शी शासन, प्रभावी कानून, जवाबदेही और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः माता, पिता और शिक्षक चरित्र निर्माण की प्रथम प्रयोगशाला है। यदि वह ईमानदारी को उपदेश के बजाय अपने आचरण से सिखाए तो सुंदर मनों से युक्त और नैतिक राष्ट्र का निर्माण संभव है। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।